इस पार्ट में हम लोग रोजिन और इसके मॉडिफिकेशन क्या होते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिन है जो रोजिन है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रोजिन क्या होती है और किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जाता है। थोड़ी बहुत चर्चा इस पर हम लोग पहले कर चुके हैं कि रोजिन हमारे पास 3 तरीके की थी। रोजिन को कोलाफानी भी कहते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, जो पर इसे पिच वगैरह के नाम से भी जानते हैं। तो रोजिन हमें 3 सोर्स से मिलती है। रोजिन इज ए नेचुरल रेजिन, ये नेचुरल सोर्स होते हैं इसके। जैसे गम रोजिन होती है, गम रोजिन होती है जो हमें पेड़ों को टैप करके, पेड़ों पे थोड़ा सा उसको छील करके, उसकी छाल को हटा करके और उसके बाद से उसको कट करके हम लोग ये रेजिन इकट्ठी करते हैं। ठीक है, अगर उस कट के ऊपर, जैसे आप इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में ये कट आपका है, ये यहाँ पर कट है, यहाँ पर ये देखिए ये कट बना हुआ है। इस कट को, इसके ऊपर अगर हम लोग 40% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन स्प्रिंकल कर दें, स्प्रे कर दें, तो इसमें से एक्सीडेशन, इसका जो रिसाव है वो फास्ट हो जाता है। ये देखिए नीचे एक कप लगा हुआ है, ठीक है, इस कप के अंतर्गत इसका रिसाव पूरा इकट्ठा होता रहता है और जब ये भर जाता है कप, उसके बाद से ये मैनुअल होता है। उसके बाद से कोई व्यक्ति जो है, ये पूरा जंगल है पाइन का, चीड़ का पूरा जंगल है, इस चीड़ के जंगल में जो पाइन ट्रीज होती हैं इसके ऊपर ये कट बना देते हैं और इस तरीके से एक कप इसमें लगा देते हैं। इस कप में ये धीरे धीरे रिस करके, एक्सक्यूट करके इसमें इकट्ठा होता रहता है। उसके बाद से जो भर जाता है तो इसको सब इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरा कप लगा देते हैं और इस तरीके से इसमें से फिर हम लोग रेजिन निकालते हैं। देखिए एक रेजिन ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक्सक्यूडेशन निकलता है, इस एक्सक्यूट क्या क्या कंपोजिशन है वो हम आपको बता रहे हैं। इस एक्सक्यूट से हम लोग जो है रोजिन पार्ट को अलग करते हैं। तो जैसे ये रोजिन आपका दे रखा है, इस तरीके से ये रोजिन पार्ट को अलग करते हैं। ये रोजिन के देखिए जो कलर आपको दिखला रखे हैं, यही कलर नहीं होते हैं रोजिन के। रोजिन के काफ़ी डार्क कलर होते हैं, इतने डार्क होते हैं जैसे कि आप कोको कोला वगैरह या थम्सअप वगैरह का जो कलर आप देखते हैं उतना डार्क हो जाते हैं और ये काफ़ी लाइट भी हो जाते हैं, हल्का सा पेल वाइट, मतलब वाटर वाइट की तरीके से तो नहीं होते हैं, इनफैक्ट हल्का सा उसमें येलोइंग कलर आपका आ जाता है। जैसे शहद को थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए तो उसका जो कलर हो जाता है, उस तरीके से ये कलर में मिल जाते हैं। और इसको बाद में ये ड्रम जो दिए हुए हैं, ड्रमों में इसको भर दिया जाता है। भरने के बाद से इसको सेल कर दिया जाता है, इसको इंडस्ट्री वगैरह में भेज देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग आपको बता रहे थे, हम आपको बेसिकली कि गम रोजिन ये टेप करने के बाद से लिविंग ट्रीज, ये लिविंग ट्रीज से हमें मिलता है 40 से 60% सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़कने पर ये एक्सेलरेट हो जाता है, जो उसका एक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है वुड रेजिन। वुड रोजिन हमें कहाँ से मिलता है? वुड रोजिन देखिए, वुड रोजिन के जैसे वुड रोजिन निकालने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, जब वो पिछली स्लाइड में आपने देखा कि जब ये पेड़ से ये पूरा एक्सक्यूट कर जाता है, ये रोजिन का जो सिरप है निकल जाता है, तो ये पेड़ कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस पेड़ को फिर हम लोग काट लेते हैं, इसको स्टम्प पे इस तरीके से काट लेते हैं और पेड़ के तने को तो हम लोग फर्नीचर वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पाइन ट्रीज के जो फर्नीचर होते हैं दे आर वेरी गुड लाइफ वगैरह में और रेजिस्टेंस वगैरह में, उसका वेदर रेजिस्टेंस वगैरह में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसका फर्नीचर में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो नीचे पोर्शन आपका बच जाता है तना काटने के बाद से, इसके फिर चिप बना लेते हैं। ये तना बोगे और यहाँ पर देखिए ये आपका चिप है। तो इस तरीके से ये चिप में कन्वर्ट करने के बाद से इस चिप को नेप्था या एमटीओ के अंतर्गत हम लोग डाल देते हैं। तो इससे क्या करता है, वो रोजिन और रोजिन के साथ जो दूसरे इसके अंतर्गत मटेरियल होते हैं उसको वो डिजॉल्व कर लेता है। डिजॉल्व करने के बाद से फिर उसको हम लोग डिस्टिल कर लेते हैं। तो डिस्टिल करने पर हमें यहाँ पर देखिए ये स्टम्प से हमें मिलता है हॉट नेप्था। इस सोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग डिजॉल्व करके उसके बाद इसको डिस्टिल कर लेते हैं। डिस्टिल करने से रोजिन का पार्ट हमारा अलग हो जाता है। फिर उस रोजिन के पार्ट से हम लोग नेप्था के पार्ट को अलग करके रोजिन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और एक मिलता है टाल ऑयल रोजिन। टाल ऑयल रोजिन जो पेपर बनाने की इंडस्ट्री होती है उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है, वहाँ से ये मिलता है। यद्यपि इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है गम और वुड रोजिन के कंपेरिजन में। इसके अंदर जो रॉ वुड होते हैं
उसको छोटे छोटे चिप में कन्वर्ट करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड सोल्यूशन के अंतर्गत। और उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद से इसको जो है हम लोग डाइजेशन वाला जो पोर्शन जो डिजॉल्व हो जाता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद से उससे हम लोग रोजिन को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोटे तौर पर रोजिन हमारे दो ही सोर्स होते हैं, गम रोजिन और वुड रोजिन। अब इसके अंदर देखिए, जो गम रोजिन आपका जो एक्सक्लूड हमने बताया, जो आपका रिसाव निकलता है, ये रिसाव में 68% आपका रोजिन होता है, 20% आपका टर्पेंटाइन होता है, और 10% आपका वाटर होता है। ये टर्पेंटाइन, जिसको जेन्युइन टर्पेंटाइन भी कहते हैं, या तारपीन का आप तेल कहते हैं, प्योर अवस्था में तारपीन का तेल हमें पाइन के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से मिलता है। यद्यपि अब ये तारपीन का तेल जो हम लोग पेंट में, पहले तो ये पेंट में इस्तेमाल होता था, ये काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, लेकिन अब ये इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो इसलिए इसकी जगह पर हम लोग मिनरल टर्पेंटाइन हम लोग बोलते हैं। मिनरल टर्पेंटाइन का मतलब ये हो गया कि वो मिनरल प्रोडक्ट हो जाता है, या तो वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है और या फिर किसी अन्य मिनरल सोर्स से हमें मिलता है। आमतौर पर पेट्रोलियम से ही हम लोग तारपीन निकालते हैं, यद्यपि उस तारपीन और इस तारपीन में थोड़ा अंतर होता है, स्मेल वगैरह में भी देखिए तो काफ़ी अंतर हो जाता है। तो ये 68% जो हमारा रोजिन होता है, इस रोजिन का क्या कंपोजिशन होता है ये हम आगे आपको बता देते हैं। तो ये डिस्टिल करते हैं स्टीम से, और इसमें से टर्पेंटाइन और वाटर को अलग कर लेते हैं। मोल्टेन जो रोजिन आपका होता है, इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। मोल्टन अवस्था में होता है, जैसे सॉलिड रोजिन हुआ, उसको हम लोग जब स्टीम के संपर्क में लाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये मेल्ट अवस्था में आ जाता है। मेल्ट अवस्था में उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करके जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और रोजिन को हम लोग अलग कर लेते हैं। और इसको गर्मी अवस्था में, जो हमने ड्रम आपको दिखलाए थे, उस ड्रम के अंदर इसको भर दिया जाता है, और इसको जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर इसको भेजना होता है। तो देखिए, ये जो रोजिन हम लोग निकलता है, क्योंकि इसका नेचुरल सोर्स है, इसलिए ये बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत सारे ग्रेड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कलर के ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने ग्रेड इसके डिफाइन किए हुए हैं। जैसे जो ये ऊपर जो कलर आप देख रहे हैं, दे आर वेरी डार्क इन कलर, और जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाते हैं इसका कलर लाइट होता चला जाता है। और यहाँ पर आकर के ये देखिए, ये वाटर वाइट है, या विंडो ग्लास हम लोग इसको कह रहे हैं, वाटर वाइट हो गया, रेक्स हो गया, ये काफ़ी प्योर होते हैं। यद्यपि ये वाटर वाइट कहने के लिए वाटर वाइट है, लेकिन ये इतना पानी की तरीके से एकदम ये ट्रांसपेरेंट कलर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लियर कलर इसका होता है, काफ़ी लाइट कलर होता है, जिसको कि हम लोग पेंट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, आगे चलकर हम बताते हैं। तो जो डार्क कलर होता है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे रबर इंडस्ट्री में यूज करना हो, डार्क कलर के रबर के आपके प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसमें आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट देखिए कितना कम होता है। इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट कुल मिलाकर के 81 मैक्सिमम आपका जा रहा है, अर्थात इसके बीच में ही होता है, 75-80 के आसपास इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट समझिए। और एसिड वैल्यू देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, एसिड वैल्यू 153-170, क्योंकि इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो इस रेंज में तो आप एक आमतौर पर समझ लीजिए कि 160 करीब इसका एसिड वैल्यू होता है। एसिड वैल्यू भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ध्यान होगा, आयल में हमने आपको बताया था कि आयल में फ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं, और ईस्टर ग्रुप भी उसमें होता है। तो सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू दो चीज़ें हमने बताई थी। सपोनिफिकेशन वैल्यू जिसमें कंबाइंड कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, वो आपको सपोनिफिकेशन वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर एसिड वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी और आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करीब 1 के आसपास इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। ये हमने आपको वैसे किसी चर्चा में ये भी बताया था कि करीब करीब जितने भी हमारे पास रेजिन और बाइंडर हैं, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब इसी रेंज में आपके होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिगमेंट के वेरी करते हैं, बाकी के बाइंडर वगैरह के इतने नहीं वेरी करते हैं। सपोनिफिकेशन वैल्यू यहाँ पर इसमें, इस केस में सपोनिफिकेशन वैल्यू करीब करीब एसिड वैल्यू के बराबर ही होती है, क्योंकि इसमें जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप है वो फ्री अवस्था में भी है, वो किसी के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। एक खास बात इसमें देखिएगा कि दिस रोजिन इज सॉल्युबल इन मिनरल स्पिरिट एंड एल्कोहल, दोनों में सॉल्युबल होता है। मिनरल स्पिरिट आपका नॉन पोलर होता है और ये आपका पोलर होता है। इसकी वजह क्या होती है ये आगे हम आपको बता रहे हैं।
तो ये आपका सोर्स हो गया निकालने का तरीका, और ये वुड से निकालने का तरीका, वुड रोजिन बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि पोलर नॉन पोलर इसमें दो ग्रुप होते हैं। देखिए इसमें मेजर पार्ट जो होता है, एक रोजिन के कंपोजिशन को आप ध्यान से देखिएगा। वहाँ तो आपको एक्सक्यूट का कंपोजिशन हमने बताया था जिसमें 68% करीब आपका रोजिन होता है। उस रोजिन के अंतर्गत करीब 90% आपका रेजिन एसिड्स होते हैं। ये देखिए डिफरेंट एसिड्स यहाँ पर ये दिखला रहा है आपको, ये फिगर आपको, जैसे ये लिवोपिमेरिक एसिड है, डिहाइड्रोएबाइटिक एसिड है, पिमेरिक एसिड है, इसी प्रकार का सेंड्रेक पिमेरिक एसिड है, आइसोपिमेरिक एसिड है। तो इसमें एबाइटिक एसिड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड जो कि मेजर अवस्था में होता है। ये आपका एबाइटिक एसिड हमने दिखला रखा है। कुछ क्वांटिटी लिवोपिमेरिक की भी होती है। वैसे भी एबाइटिक एसिड और लिवोपिमेरिक एसिड जो दोनों आइसोमर है एक दूसरे के, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिएगा इसमें अनसेचुरेशन जो है वो दो अलग रिंग में है, और इसके अंतर क्या है, वही अनसेचुरेशन एक ही रिंग के अंतर्गत है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें ये कंजुगेशन बना देता है, इसमें ये नॉन कंजुगेटेड की स्थिति होती है। और इसमें एक चीज और देखिएगा, जो भी आप ये रिंग देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर आपका CH है, यहाँ पर आपका CH2 है। इस तरीके से है ये पूरा, ध्यान दीजिएगा। केवल अनसेचुरेशन ये दो आपके अनसेचुरेशन यहाँ पर है। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि ये पोलर सॉल्वेंट में भी डिजॉल्व हो जाता है और नॉन पोलर में भी हो जाता है। पोलर में इसलिए हो जाता है कि इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो इसकी पोलरिटी देता है इसके अंतर्गत, और नॉन पोलर में इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकी का सारा पोर्शन इसका करीब करीब ये नॉन पोलर होता है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी चला जाता है। तो इसको आप अच्छाई भी कह सकते हैं, वीकनेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 90% रेजिन एसिड हो गया और 10% नेचुरल मटेरियल होता है। ये नेचुरल मटेरियल कंपेटिबल होता है इसके अंतर्गत, जो क्लैरिटी देता है। हम इसको अलग नहीं करते हैं यहाँ पर, आमतौर पर ये इसी में बना रहता है। और ये एबाइटिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और अनसेचुरेशन का इस्तेमाल करते हुए हम इसके विभिन्न मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे ये लेक्चर का नाम ही है आपका रोजिन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब इसके मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि रोजिन एज इट इज हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह ये होती है इसकी एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये पेंट फिल्म के अंतर्गत बहुत सारे डिफेक्ट पैदा करता है, इसलिए हम इसको एज इट इज नहीं करते हैं जब तक इसको मॉडिफाइड ना कर लें। सो यहाँ पर जो इसमें एसिड्स है दे आर मोनोबेसिक और ये कंटेन करता है अनसेचुरेशन। मोनोबेसिक एसिड एंड अनसेचुरेशन आर टू रिएक्शन साइट्स। ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम रिएक्शन करवाएंगे आगे चल करके। तो ये रिएक्शन आपका ध्यान में रहना चाहिए। अगर इसको आप ये ले लेते हैं तो जहाँ पर कार्बोक्सिल का रिएक्शन होगा वहाँ हम लोग इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पर अनसेचुरेशन पर रिएक्शन होगा वहाँ हमें पूरा स्ट्रक्चर ही दिखलाना पड़ेगा, इसमें अनसेचुरेशन दिखलाना पड़ेगा। तो ये दो रिएक्टिव पॉइंट होते हैं जहाँ पर के रिएक्शन होंगे अलग अलग। ठीक है, अब रोजिन का देखिए मॉडिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं ना, क्या क्या क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट। इसमें इसकी बढ़ा दें क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड की इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। जो कभी भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ या धूप भी अगर पड़ी, धूप पड़ने से भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो सकता है लोकलाइज हीटिंग हो जाए, तो ये मेल्ट कर जाएगा, वो पेंट आपका खराब हो जाएगा। और दूसरा इसमें टेकिनेस होती है। टेकिनेस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है, तो वो भी एक डिफेक्ट होता है। और तीसरा है सॉल्युबिलिटी। ये पोलर में भी डिजॉल्व हो जाता है और नॉन पोलर में भी डिजॉल्व हो जाता है, जो कि एक अवगुण हम लोग कह सकते हैं पेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर ये अल्कोहल में डिजॉल्व होता है अर्थात तो इसके अंदर वाटर सेंसिटिविटी इसकी बनी रहेगी, इसलिए इसको जो है हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी पोलर वाले सॉल्वेंट में ख़त्म हो जाए कुछ लिमिट तक। चलिए एसिड वैल्यू इसकी 160 है, अगर एसिड वैल्यू हम 30 के आसपास ले आए तो इसकी कुछ पोलरिटी भी बनी रहेगी और कुछ नॉन पोलर भी रहेगा और वाटर के साथ सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो हाई एसिड वैल्यू, जो हाई एसिड वैल्यू जो कार्बोक्सिल ग्रुप देता है, ये रिएक्टिव साइट डेवलप करता है, वाटर ससेप्टिबिलिटी डेवलप करता है और टेकिनेस भी डेवलप करता है। ये तीनों चीज़ें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप देता है, और ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं ये आपकी खतरनाक होती है पेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मॉडिफिकेशन में हम आपको बताते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ कहाँ करता है। रिएक्शन टेक प्लेस एट अनसेचुरेशन पर रिएक्शन। इसके अनसेचुरेशन पर इसके कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन का होता है
और पॉलीमराइजेशन होता है। ये 3 रिएक्शन जो होते हैं ये इसके अनसैचुरेशन इन वाले पॉइंट पर होते हैं। और रोजिन एंड इट्स डेरिवेटिव कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा। और एक बार अगर आपने कार्बोक्सिल ग्रुप को स्ट्रीफाई करके एसिड वैल्यू कम भी कर दिया है तो भी ये पेंट के अंतर्गत इसका कलर चेंज होता रहेगा। धीरे धीरे ये रेजिन जो है डिफेक्ट डेवलप कर देगी अगर इस अनसेचुरेशन को हम लोग कम नहीं करते हैं तो इसको अगर कम कर लेंगे तो ये ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन या ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, जिससे कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका कलर धीरे धीरे डार्क नहीं होता है। आप लोगों ने आयल में भी देखा होगा कि आयल की फिल्म भी धीरे धीरे येलोइंग डिफेक्ट देती है। क्यों देती है, वो इसी वजह से देती है, उसमें अनसेचुरेशन होता है। तो अनसेचुरेशन को अगर हटा दें तो ये अच्छा प्रोडक्ट हमारा एक देने लगता है। तो ये प्रॉपर्टी को चेंज करता है अनसेचुरेशन, देयरफॉर द अनसेचुरेशन शुड बी मिनिमाइज। तो इन सब 3 प्रोसेस के द्वारा हम अनसेचुरेशन को कम करते हैं। तो एक तो रिएक्शन हमारा अनसेचुरेशन पर हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारा ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप पर हमारा होता है COOH पर। तो इसमें क्या होता है, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिल का साल्ट बनाता है, और या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। और दूसरा रिएक्शन, ये दूसरे प्रकार का जो रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ये ईस्टर लिंकेज बनाता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेंट करने वाले जैसे कुछ कंपाउंड यहाँ दे रखे हैं, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, आपका पेंटाइरिस्टॉल हो गया। ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि ईस्टर लिंकेज आपको देता है रोजिन के साथ। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहला है रिएक्शन एट अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन पर क्या रिएक्शन होता है, तो पहला रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन ऑफ रोजिन। तो ये आपका रोजिन है, ये देखिए ये एबाइटिक एसिड है, इसमें ये आपका अनसैचुरेशन है। इस अनसैचुरेशन पर जो आपके रिएक्शन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजनेशन हुआ, तो हाइड्रोजनेशन में आपका पहले एक अनसैचुरेशन यहाँ से आपका हट गया और एक अनसैचुरेशन, फिर फर्दर हाइड्रोजनेशन किया तो यहाँ से भी हट गया। इस प्रकार ये एक आपका प्रोडक्ट मिल गया जो कि टेट्राहाइड्रोएबाइटिक एसिड है। इसके अंतर्गत आपका हाइड्रोजन नहीं, अनसैचुरेशन नहीं है। तो अनसैचुरेशन न होने से अब ये एक आपका अच्छा प्रोडक्ट हो गया, जिसको कि अगर हम लोग स्ट्रीफिकेशन में ले जाते हैं दूसरे रिएक्शन में तो ये हमें बहुत सारी अच्छी रेजिन दे देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको अनसैचुरेशन को हटाया है। निकिल है, निकिल एल्युमिनियम एलॉय है या नोबल मेटल है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। इवन ये भी आपका अगर एक डबल बॉन्ड भी हटा देते हैं तो भी आपका लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड जो होते हैं हमने बताया था, ये एबाइटिक एसिड जब लिवोपिमेरिक एसिड में आता है, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा लिवोपिमेरिक एसिड के अंतर्गत ये आपका कंजुगेशन आ जाता है, अर्थात ये आपके जो बॉन्ड होते हैं वो यहाँ और यहाँ आ जाते हैं, कंजुगेशन की स्थिति आपको दे देता है। सॉरी, ठीक है। तो एक हट जाने से भी कंजुगेशन खत्म हो जाता है, इसलिए रिएक्शन इसका स्लो हो जाता है। दूसरा रिएक्शन इसका हो जाता है अनसैचुरेशन पर, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल रोजिन आपको दे देता है, स्टेबिलिटी दे देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन जब जुड़ता है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब निकलता है, 2 हाइड्रोजन एटम जब निकलते हैं तो एक अनसैचुरेशन आपका और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये एक स्टेबल रीजन आपकी मिल जाती है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके एक अनसैचुरेशन यहाँ का इसने हटा दिया, फर्दर रिएक्शन होगा तो यहाँ का भी हटा देता है। इस प्रकार डाईहाइड्रोएबाइटिक एसिड और टेट्राहाइड्रोएबाइटिक एसिड ये आपको देता है। तो ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है इसका। तीसरा रिएक्शन होता है पॉलीमराइजेशन का। ये सब अनसैचुरेशन पर रिएक्शन है, इसमें आपका अधिक से अधिक डाइमराइजेशन बनता है रोजिन का। जैसे कि यहाँ देखिए डाइमर बनने के बाद से इसका रिएक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं है। देखिए एक मॉलिक्यूल रोजिन का ये आपका है और एक मॉलिक्यूल रोजिन का ये आपका है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, ये बॉन्ड टूटता है, इसका ये बॉन्ड टूटता है, ये दोनों बॉन्ड टूट करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक बॉन्ड ये बना देता है, एक बॉन्ड आपका ये बना। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर ये जुड़ता है और यहाँ पर ये जुड़ जाता है आपका। इस तरीके से ये आपका रिएक्शन होता है और ये आपका मिलता है। ये रोजिन एसिड
डाइमर आपका बन जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल तो आपका एक है, डाइमर है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप 2 है, अर्थात आपने कार्बोक्सिल ग्रुप का यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा दिया है, तो इसलिए और बड़ा मॉलिक्यूल आपका बन गया है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये आपका पेंट या कोटिंग के अंतर्गत या फिल्म फार्मर में या बाइंडर में ये आपकी हार्डनेस और अच्छी कर देता है, ग्लास अच्छी कर देता है, और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे कि सॉल्वेंट इसमें आसानी से इसमें रिलीज हो सके, इसके साथ पड़ा ना रहे। तो डाइमराइज्ड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू फ्यूअर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए ये दे रखा है कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड होता है या लेविश एसिड होता है, इसको हम कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हो जाते हैं, अर्थात ज़्यादा हो जाते हैं, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है और हार्डनेस इसका बढ़ जाता है, ये प्रॉपर्टी इसमें डेवलप कर जाती है। तो ये आपके 3 रिएक्शंस होते हैं अनसैचुरेशन पर। अब नेक्स्ट जो आपका रिएक्शंस होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जैसे कि इसके अंतर्गत ये कार्बोक्सिल ग्रुप हुआ ना एबाइटिक एसिड के अंदर, देखिएगा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया हुआ, यहाँ पर उलट दिया गया है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर है आपका एबाइटिक एसिड वाला ही। यहाँ पर इसके साथ H जुड़ा हुआ है, ये H यहाँ निकाला हुआ है, ये तो 2 एबाइटिक एसिड, एक ये एबाइटिक एसिड है और ये एबाइटिक एसिड है, ये 2 एबाइटिक एसिड हैं, ये आपके रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम लेते हैं, स्लैग लाइम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो कैल्शियम के साथ जो 2 आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसके ऊपर यहाँ से ये एक हाइड्रोजन एटम जो हमने लगाया है, ये हाइड्रोजन एटम जो कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर जो एक हाइड्रोजन एटम है वो इसके साथ आएगा, जहाँ पर जुड़ेगा, और एक हाइड्रोजन एटम जो जहाँ पर है आपका, ये हाइड्रोजन एटम जहाँ से निकलेगा और ये आपका आकर के यहाँ पर जुड़ता है, और इस प्रकार 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है। अगर इसको आप R के रूप में ले लें, RCOOH, और इस ये भी आपका यही हो जाएगा RCOOH, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद से ये जो प्रोडक्ट आपको देते हैं, तो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन C और R, इसी प्रकार एक यहाँ जुड़ गया CR, इस तरीके से ये कैल्शियम का एक साल्ट बना देता है। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कितना लाइम हम लोग लेते हैं, तो कास्ट इसकी बहुत कम हो जाती है, लाइम होता है ना, तो लाइम की कास्ट कम होती है, इसलिए इसकी कास्ट बहुत कम हो जाती है। दूसरा होता है लाइम जो है हम इसमें यूज तो कर सकते हैं 10 से 12% अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, सारे के सारे कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इतना हाई परसेंटेज अगर लाइम का लेते हैं तो वो उसके बाद से उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाती है, वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। और ये सॉल्युबिलिटी हमारा एक मेन पैरामीटर होता है किसी भी पेंट के अंतर्गत, रेजिन की सॉल्युबिलिटी या पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। अगर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी नहीं है तो उस पेंट को हम लगाएंगे कैसे, तो सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग लाइम की 4 to 7% ही लेते हैं। अगर 7% लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रलाइज हो जाता है, 4% लेते हैं तो कम होता है। तो 7% लेकर के हम इसकी जो एसिड वैल्यू है उसको हम लोग डाउन कर सकते हैं, 40 के आसपास तक हम लोग ला सकते हैं इसकी एसिड वैल्यू, इससे नीचे हम लोग नहीं ले जा पाते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 140 मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जो कि पहले आपने देखा था 65 के आसपास जो मेल्टिंग पॉइंट था, 70 के आसपास मेल्टिंग पॉइंट था रोजिन का, वो बढ़ करके 140 हो गया, अर्थात ये अच्छी खासी हार्ड रेजिन आपकी हो गई, जो कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी भी रेजिन की पेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको बनाते कैसे हैं, ये लाइम को हम लोग स्लैग करने के बाद से सबसे पहले रोजिन को हम लोग 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो रोजिन मेल्ट तो आपकी 70-80 पर ही हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एकदम फ्री फ्लोइंग लिक्विड 230 पर आ जाता है। और उसके बाद से उसमें हम लोग धीरे धीरे करके लाइम को डालते चले जाते हैं, और फिर उसको जब पूरा लाइम डाल देते हैं तो 275 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को बढ़ा करके तब तक इसको गर्म करते हैं जब तक कि ये क्लियर ड्रॉप ना आ जाए। क्लियर ड्रॉप का क्या मतलब हुआ, इसमें आप एक शीशे की प्लेट ले लीजिए और उस शीशे की प्लेट के ऊपर
जो आपका मोल्टेन रोजिन है जिसमें आपने लाइम डाल दिया है, उस लाइम से एक ड्रॉप निकालिए, एक ड्रॉप इसके ऊपर डालिए। शीशे की प्लेट पर डालने के बाद से आप उस ड्रॉप के माध्यम से देखिए कि क्या उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है क्या। अगर वो ट्रांसपेरेंट हो गया है तो इसका मतलब आपकी कुकिंग कंप्लीट हो गई है, उसमें हैजीनेस नहीं है। वो हैजीनेस लाइम की वजह से रहती है, तो हैजीनेस नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इट कैन रिएक्ट विथ, अगर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो 40 से हम लोग नीचे ला नहीं पाते हैं, लेकिन 40 के ऊपर भी इसकी रिएक्टिविटी बनी रहती है। लाइम रोजिन के अंदर ये थोड़ा सा एक डिफेक्ट होता है कि ये बेसिक पिगमेंट होते हैं, बेसिक पिगमेंट जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हो गए, ये इनके साथ रिएक्ट कर देते हैं और इस तरीके से रिएक्ट करके उसमें एक सोप बना देते हैं। तो कभी कभी तो देखिए सोप हमारा पेंट के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि थोड़ा सा सोप डेवलप हो जाने पर पेंट को लगाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सोप में चिकनाहट होती है, उसकी वजह से जो ब्रश है होती है हमारी फ्री फ्लोइंग ब्रश हो जाती है और पेंट को आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन ये सोप जो होते हैं ये वाटर सेंसिटिव भी होते हैं, जिससे कि उस पेंट के अंतर्गत पानी के प्रति जो अवरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए हाई एसिड वैल्यू का बाइंडर हम लोग पेंट में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ लाइम रोजिन एंड मिनरल स्पिरिट, इसको अब यहाँ पर ये अल्कोहल में इसका सोल्युबिलिटी जो है कम हो जाएगी, इसके अंदर मिनरल स्पिरिट के अंदर सोल्युबिलिटी इसकी अच्छी बनी रहेगी। तो अगर इसका सोल्यूशन हम लोग मिनरल स्पिरिट में बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उस सोल्यूशन को ग्लॉस ऑयल। ग्लॉस ऑयल जैसा इसका नाम इंडिकेट करता है, अर्थात चमक देने वाला तेल। तो इसको केवल चमक के लिए जहाँ इस्तेमाल करना होता है इसको हम लोग कर लेते हैं, यद्यपि अभी इसके अंतर्गत टेकीनेस बनी रहेगी हल्की सी और वाटर सेंसिटिविटी बनी रहेगी, क्योंकि अभी इसमें दूसरे कोई मटेरियल नहीं डाला है, या कार्बोक्सिल ग्रुप केवल हम लोग उसकी एसिड वैल्यू 40 तक ही ला पाए हैं, इससे नीचे नहीं ला पाए हैं, और कभी कभी तो 60 से नीचे भी लाना मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपर रिएक्शन न हुआ हो तो इस वजह से जो है बाकी की प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ पाती है। लेकिन खाली चमक देना हो, जैसे फर्नीचर वगैरह पर इमीडिएट आपको ग्लॉस देना हो, तो इसकी पॉलिश को हम लोग थोड़ा सा लगा देते हैं तो ये ग्लॉस हमारा दे देता है। हैवी मेटल सोप्स ऑफ रोजिन प्रोड्यूसेड ड्रायर्स, आपको ये ड्रायर्स में वैसे बताया था कि लेड रोजिनेट, कोबाल्ट रोजिनेट, मैग्नीज रोजिनेट, जिंक रोजिनेट, ये होते हैं ना, कोबाल्ट नेप्थिनेट, लेड नेप्थिनेट, ये सब ड्रायर होते हैं। आपने बेसिकली पढ़े थे लेड ऑक्टोएट ड्रायर पढ़े थे, जो ऑक्टोइक एसिड से बने थे। अगर एबाइटिक एसिड से आप बनाते हैं तो आपको लेड रोजिनेट, कोबाल्ट रोजिनेट और मैग्नीज रोजिनेट ये आपके मिल जाते हैं। ये भी ड्रायर का काम भी करते हैं, जो हैवी मेटल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये लाइम के साथ आपका रिएक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ईस्टर्स ये कैसे बनाते हैं। रोजिन ईस्टर्स हम लोग कहते हैं। ईस्टर्स में देखिए हम लोग ईस्टर्स बनाने के लिए, आपको ईस्टर्स का तो पता होगा कि ईस्टर जो ग्रुप होते हैं ये जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल के साथ, तो इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन करके निकल जाता है, और ईस्टर जो है ये आपका लिंकेज होता है ये ईस्टर का। तो ये लिंक हमारा कैसे बनता है, ये मिथेनॉल से आपको बन सकता है, या इथाइलिन ग्लाइकॉल से भी बन सकता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, या डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल से बन सकता है, या ट्राई इथाइलिन ग्लाइकॉल आप डाल सकते हैं, अर्थात ये चेन आप बढ़ाते जा सकते हैं। और इनके साथ ये देता है 1:1, इसके साथ इसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर इसके साथ हम लोग एक एबाइटिक एसिड, ये एबाइटिक एसिड आपका नीचे दे रखा है, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें RCOOH, तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मिथेनॉल का, ये मिल करके ये रिएक्शन आपका कहलाएगा 1:1 रिएक्शन। ठीक है, 1:2 रिएक्शन में आपका क्या होता है, जैसे कि आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल आप ये ले लीजिए, ऊपर जो दे रखा है ना, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, OH CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसमें आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इनके साथ 2 मॉलिक्यूल जो है एबाइटिक एसिड के रिएक्शन करेंगे, तो दैट विल कॉल 1:2 रिएक्शन। ये आपका बन सकता है। ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल बनाते तो हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मिथेनॉल के साथ मिथाइल ईस्टर जो बनता है एबाइटिक एसिड का, ये आपका एक सिरप की तरीके से होता है, लिक्विड के तरीके से रहता है। और जैसे जैसे ये अल्कोहल की साइज बढ़ती चली जाती है, ये हल्का सा सॉलिड फॉर्म में या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के रूप में ये आपका आता है। इन दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर पेंट में एज ए बाइंडर नहीं करते हैं,
लेकिन एज अ प्लास्टिसाइजर इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, या एडेसिव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेकेनेस इसमें होती है। और एज प्लास्टिसाइजर हम लोग कोटिंग में या प्रिंटिंग इंक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिथेनॉल गिव्स लिक्विड ईस्टर एंड ट्राइइथाइलिन गिव्स लो सॉलिड, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड ये देता है। तो इनका इस्तेमाल बाइंडर के रूप में पेंट में या प्रिंटिंग में नहीं करते हैं। तो बाइंडर के रूप में हम लोग चालू करते हैं जहाँ पर 1:3 या 1:4 रिएक्शन होता है। जैसे 1:3 में आपका ग्लिसरॉल हो गया, तो ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ये 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस एबाइटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। आगे रिएक्शन हम आपको दिखला रहे हैं। तो इस प्रकार ये रिएक्शन कहलाएगा 1:3। और 1:4 में क्या है कि पेंटाएरिथ्रिटॉल है। ये पेंटाएरिथ्रिटॉल में 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है आपके। ये 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 4 एबाइटिक एसिड के साथ, रोजिन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपका बनाता है। इनका इस्तेमाल हम लोग बाइंडर के रूप में करते हैं, जो कि हम लोग पेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, इंक में भी इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज में भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। आगे चलकर हम आपको बताते हैं इसके यूजेज में। ठीक है, तो ये आपका 1:3 वाला रिएक्शन है, जिसको कि हम लोग स्टरगम भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट इन पेंट इंडस्ट्री और कोटिंग इंडस्ट्री, और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अब वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका एबाइटिक एसिड है और ये आपका ये ग्लिसरॉल है। तो 3 एबाइटिक एसिड आपने लिया, ये 3 एबाइटिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकलता है और इस प्रकार से ये आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया जिसमें 3 एबाइटिक एसिड है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिएगा, इसमें 10% ग्लिसरॉल रिक्वायर्ड होता है हमारा। स्टाइकोमेट्रिकली अगर इस रिएक्शन को देखेंगे तो करीब 10% ग्लिसरॉल हमें चाहिए होता है रोजिन के हिसाब से, लेकिन हम लोग यूज करते हैं 12%। 12% हम लोग इसलिए यूज करते हैं, 2% हम लोग एक साथ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कमर्शियल जो ग्लिसरॉल वगैरह होते हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, 98-99% प्योर रहते हैं, तो 1-8% इसमें इम्प्योरिटी भी हो सकती है। दूसरा ये भी होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी एबाइटिक एसिड का कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप जो है फ्री अवस्था में न रहे, करीब करीब सारे के सारे हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूट्रलाइज हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए और ईस्टर बन जाए, जिससे कि हमारी लोवेस्ट पॉसिबल एसिड वैल्यू प्राप्त हो जाए। और ये चीज़ स्टरगम में ही केवल मिल पाती है, इसी ईस्टर में केवल मिल पाती है जिसमें कि एसिड वैल्यू हमारी 6 तक चली जाती है। इतनी लो एसिड वैल्यू मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड एसिड वैल्यू ऑफ अ बाइंडर, क्योंकि 0 एसिड वैल्यू के भी बाइंडर ज़्यादा प्रीफर नहीं किए जाते हैं पेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि ये वेटिंग पिगमेंट की वेटिंग में ये दिक्कत करते हैं अगर 0 एसिड वैल्यू के। तो कुछ एसिड वैल्यू अच्छी मानी जाती है, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके की एसिड वैल्यू अच्छी मानी जाती है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। रोजिन को हम लोग हीट करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट में, जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन ना हो, अदरवाइज रोजिन को हीट करने पर फिर ये डार्क होता चला जाएगा क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लैंकेट में इसको गर्म करते हैं और उसके बाद से इसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, स्टाइकोमेट्रिकली कैलकुलेटेड क्वांटिटी से जो 2% आपने ज़्यादा लिया हुआ 12%, उसकी क्वांटिटी ग्लिसरॉल की जब धीरे धीरे डालते चले जाते हैं, जब पूरा डाल देते हैं तो इसके टेम्परेचर को 280-290 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं और यहाँ पर इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि हमारी एसिड वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाती, रिक्वायर्ड एसिड वैल्यू हमारी मिल नहीं जाती है। तो ये एसिड वैल्यू जब हमारी आ जाती है, रिएक्शन को रोक देते हैं और उसके बाद से इसको हम लोग पैक करके इसको पेंट इंडस्ट्री वगैरह जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इसको भेज देते हैं। तो इस प्रोडक्ट की स्टरगम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, रोजिन से थोड़ी ज़्यादा हो गई है और ये टोटली जो है MTO में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन अल्कोहल, उसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हो जाती है, अर्थात इसकी वाटर से सेंसिटिविटी जो होती है वो करीब करीब ख़त्म हो जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और दिस कैन गो अंडर ऑक्सीडेशन। अभी देखिएगा, क्योंकि आपने ये जो अनसेचुरेशन है ये अनसेचुरेशन हटाया नहीं है, ठीक है, तो ये अनसेचुरेशन जब आपने हटाया नहीं है तो इसमें संभावना है कि ये धीरे धीरे फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और वो पेंट
का कलर जो है धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा, कलर चेंज होता चला जाएगा। ये एक अवगुण इसमें रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने जैसे ऊपर देखा था, अगर ये अनसैचुरेशन हटे हुए मॉलिक्यूल हम लोग रोजिन के लेते हैं, अर्थात हाइड्रोजनेटेड मॉलिक्यूल ले लें या डाई पॉलीमराइज मॉलिक्यूल ले लेते हैं रोजिन के, तो वो मॉलिक्यूल हमें अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हैं, अच्छा ईस्टर दे सकते हैं ग्लिसरीन के साथ, जिसको कि हम लोग पेंट में और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट ये बना सकता है। ईस्टर गम जो है ये ग्लास भी बहुत अच्छी देता है, चमक काफ़ी अच्छी देता है, यद्यपि इसकी अभी सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने लाइम रोजिन को देखा था, उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट 140-145 तक आता, और जैसे जैसे सॉफ्टनिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर हार्डनेस बढ़ती है और ग्लास भी अच्छा होता चला जाता है। लेकिन ये ईस्टर गम जो है ये ग्लास आपका काफ़ी अच्छा देता है। और ये जैसे आयल के साथ इसको आप कुक कर दीजिए, आयल फ्लेक्सिबिलिटी देगा और ईस्टर गम हार्डनेस दे देगा, तो दोनों मिला करके एक अच्छा बाइंडर आपको मिल जाता है। और ये काफ़ी पहले इसी बाइंडर को हम लोग इस्तेमाल करते थे पेंट वगैरह बनाने में या वार्निश वगैरह बनाने में। वार्निश तो अभी भी खैर लोग बनाते हैं इससे। नेक्स्ट जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का जो कंपाउंड हमने लिया था, दैट इज योर पेंटाएरिथिटॉल। ये आपका पेंटाएरिथिटॉल है। देखिए इसमें 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है आपके। 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होने से ये 4 एबाइटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप इससे रिएक्शन करेगा तो 4 जगह ये रिएक्शन कर सकता है। तो आपको एक मॉलिक्यूल इस तरीके का मिल जाएगा जिसमें 4 एबाइटिक एसिड के ये मॉलिक्यूल आपके बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए कहने के लिए तो ये चारों है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर जगह ये रिएक्शन करी जाए, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हो सकता है ये 3 रिएक्शन कर जाएं किसी में और चौथे को रिएक्शन न होने दें, और कहीं पर चारों ये पॉसिबल है कि चारों रिएक्शन कर जाए। तो ये एक इसके अंतर्गत यूँ कह लीजिए कि इसकी एसिड वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो पाती है। जैसे उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसकी एसिड वैल्यू ईस्टर गम की 6 तक आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आमतौर पर आपकी 15 के आसपास तक एसिड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं आप। इट कैन नॉट बी लोअर, 12 से नीचे लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे इसमें जो पेंटा की रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रोजिन को हम लोग इसको हीट हैं और इसके बाद से 190-200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद से इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी पेंटा की जाल करके स्टाइकोमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पेंटा आपको चाहिएगा एक एबाइटिक एसिड के साथ, या एक मॉलिक्यूल पेंटा के साथ कितने एबाइटिक एसिड आपको लगेंगे। तो स्टाइकोमेट्रिकली आप कैलकुलेट करके इसमें आप पेंटा की क्वांटिटी आप डालेंगे, और उसके बाद पेंटा की क्वांटिटी डालने के बाद से 280-290 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक इसको गर्म करेंगे। और इसमें भी जब हमारी एसिड वैल्यू 12 के आसपास पहुंच जाती है तो फिर हम लोग इसको रिएक्शन को रोक देते हैं, और उसके बाद से फिर इसको ठंडा करके हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए मेल्टिंग पॉइंट आपकी बढ़ गई, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपकी आ गई, और इसकी भी एल्कोहल में सॉल्युबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, एमटीओ में सॉल्युबिलिटी इसकी रहती है। ये भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जा सकता है, अर्थात ये भी समय के साथ इसकी भी कोटिंग आपकी डार्क हो सकती है, क्योंकि इसमें भी अभी आपका अनसैचुरेशन हमने ख़त्म नहीं किया है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन से भी बचाना है तो जिसमें ये अनसैचुरेशन ख़त्म किए हुए एबाइटिक एसिड हैं, वो रोजिन एसिड हैं, वो आप ले लें। जैसे पॉलीमराइज या हाइड्रोजनेटेड एबाइटिक एसिड ये आप लेकर के उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर वो भी प्रॉपर्टी आपको डेवलप करनी है। तो पेंटा जो है ईस्टर गम से ज़्यादा हार्ड ये रेजिन हो गई, लेकिन जो अच्छी एडिशन और जो चमक देता है वो आपका ईस्टर गम देता है, और ईस्टर गम की एसिड वैल्यू भी कम है, इसलिए उसको आप सेफली इस्तेमाल कर लेते हैं। उसको आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कि एसिड वैल्यू सेंसिटिव कोटिंग आप बनाते हैं। जैसे आप ये हैमरटोन फिनिश हो गया, या एल्युमिनियम लीफिंग टाइप के एल्युमिनियम पेस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम पेंट बनाने में, वहाँ हो गया, वहाँ पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक प्रोडक्ट बनता है, देखिए इसमें 2 रिएक्शंस हैं आपके। एक होता है मैलिक मॉडिफाइड रोजिन के अंतर्गत सबसे पहले मैलिक एडक्ट बनता है। देखिए क्या होता है मैलिक एडक्ट,
ये आपकी एबाइटिक एसिड है। जब हम लोग एबाइटिक एसिड को गर्म करते हैं तो एबाइटिक एसिड, हमने आपको पहले बताया था कि एबाइटिक एसिड लिगोपिमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, इसमें जो अनसेचुरेशन है दो अलग अलग रिंग में है और यहाँ पर अनसेचुरेशन एक ही रिंग में है, अर्थात ये कॉन्जुगेशन फॉर्म में यहाँ पर आ गया। जब ये कॉन्जुगेशन फॉर्म में आ जाता है तो ये मैलिक एनाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है। इसका ये बांड यहाँ से टूटता है, एक बांड, और ये बांड आपका रीसेट करता है और एक यहाँ पर ये जुड़ता है इसके साथ और एक आपका यहाँ पर जुड़ता है, 1,4 एडिशन होता है। दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। और यहाँ पर ये शिफ्ट होकर के बीच में चलाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए बीच में शिफ्ट होकर आ गया। इसको आप 1 ले लें, इसको आप 2 ले लें, इसको आप 3 ले लें, इसको आप 4 ले लें, तो ये 1,4 एडिशन आपका कहलाता है। और यहाँ पर ये मैलिक एनाइड्राइड इसको जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड एडक्ट, इसको हम लोग मैलिक एडक्ट कहते हैं। अब आप इसमें देखिएगा ध्यान से, तो इसमें करीब करीब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए। एक ये हो गया, एक आपका यहाँ पर हो गया और एक आपका यहाँ पर हो गया। मैलिक एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन मैलिक एसिड में वाटर का इवोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग मैलिक एनाइड्राइड लेकर के रिएक्शन करवाते हैं ताकि ज़्यादा आपका हीटिंग में ज़्यादा आपकी दिक्कत ना आ जाए। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है, टिपिकल होता है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। इसको हम लोग डील-सल्डर रिएक्शंस भी कहते हैं। और उसके बाद वेरिएशन इन मैलिक रेजिन के अंदर, मैलिक रेजिन जैसे जैसे इसमें वेरिएट करेगी, मैलिक एनाइड्राइड जैसे जैसे आप कम से ज़्यादा करते चले जाएंगे वैसे वैसे हार्डनेस इसके बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग मैलिक एनाइड्राइड नहीं डालते हैं, अदरवाइज ये एडक्ट भी आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट दे देगा। तो द क्वालिटी ऑफ मैलिक रेजिन विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैलिक एनाइड्राइड एंड टाइप एंड अमाउंट ऑफ एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल लिया है, मिथेनॉल लिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है, ग्लिसरीन लिया है या पेंटा लिया है, क्या लिया है, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी तो थियोरेटिकली स्टोइकोमेट्रिकली देखें तो करीब करीब 25% इसमें मैलिक एनाइड्राइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग केवल 5 से 15% ही डालते हैं। ठीक है, दिस वेरिएशन कंट्रोल्स द हार्डनेस एंड सॉल्युबिलिटी। अगर 15% से ऊपर ले जाएंगे तो एक तो हार्डनेस इतनी होती चली जाएगी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो हम लोग उसी परसेंट को सेलेक्ट करते हैं जिस परसेंट से इसकी सॉल्युबिलिटी पेंट के जो कॉमन सॉल्वेंट है, जैसे MTO मिनरल टर्पेंटाइन है या वाइट स्पिरिट, इसके अंतर्गत इसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहे। तो उसके लिए हम लोग करीब 15% से ऊपर मैलिक एनाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बहुत लो ले जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लो ले जाने पर हमारी हार्डनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाता है अगर मैलिक एनाइड्राइड का परसेंटेज हम लोग कम लेते हैं। तो उसके बाद से इसको आप चाहे तो पेंटा से आप इसको स्ट्रीफाई कर दीजिए, चाहे आप ग्लिसरॉल से स्ट्रीफाई कर दीजिए। तो पेंटा मैलिक जो ईस्टर होता है वो काफ़ी वेरी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट दे देता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, मॉलिक्यूल की साइज आपकी बड़ी होती है, इसलिए ये काफ़ी हार्ड प्रोडक्ट होता है। तो इसे बनाने का देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप रोजिन को 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करते हैं। ये थर्मिक रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसको करते हैं तो यहाँ पर इसमें एनाइड्राइड आप डालना चालू करते हैं। जैसे ही आप डालेंगे इसका टेम्परेचर अपने आप शूट अप होने लगेगा और ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आराम से ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। तो उसके बाद से जब यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, एडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बाद से अल्कोहल इसके अंतर्गत डाल देते हैं। चाहे आप पेंटाइस्टॉल डाल दें, चाहे ग्लिसरॉल डाल दें, और उससे फिर इसको आप स्ट्रीफाई करवा देते हैं। इस प्रकार तीनों जो मॉलिक्यूल इसके होते हैं, तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो आपके होते हैं, सॉरी तीनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर, ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रीफाई हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और इस प्रकार आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी एसिड वैल्यू 30 से नीचे नहीं आ पाती है, क्योंकि कुछ जगहों पर ये रिएक्शन नहीं हो पाते हैं ईस्टर के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। वो स्ट्रक्चर जो है उसको रिएक्शन नहीं करने देता है। बहुत अच्छी होती है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है, अर्थात इसकी हार्डनेस और लाइम रोजिन की हार्डनेस करीब करीब बराबर होती है। और ये दोनों रोजिन के जो भी मॉडिफिकेशन है उसमें ये अच्छे खासे हार्डनेस वाले ये प्रोडक्ट होते हैं।
तो ये भी इस तरह आपका MTO में सॉल्युबल होता है। अगर आप एसिड वैल्यू को ऊपर रखते हैं, जैसे अगर आप एसिड वैल्यू को 60 के आसपास अगर आप रखते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो होता है अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है, MTO में भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी हो जाता है। अगर अल्कोहल में सॉल्युबल प्रोडक्ट है तो इसको आप नाइट्रोसेलुलोज जो रेजिन होती है उसके साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज एक पोलर रेजिन होती है, तो उसके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी होती है। जो 6 या 7 एसिड वैल्यू के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कंपेटिबिलिटी नाइट्रोसेलुलोज के साथ नहीं होती है। तो हमेशा जिस रेजिन को नाइट्रोसेलुलोज में डालना होता है उस रेजिन के अंतर्गत थोड़ा सा उस एसिड वैल्यू हम लोग हायर अप रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज के अंदर हार्डनेस नहीं होती है, इसके अंदर लचीलापन होता है, और इस रेजिन के अंदर हार्डनेस होती है, तो ये दोनों मिल करके एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये पेंट में हम लोग कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। टोटल रोजिन के आपके मॉडिफिकेशन हो गए। रोजिन के 2 बेसिक कैटेगरी हो गई, हमने बताया अनसैचुरेशन पर रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन करता है। अनसैचुरेशन पर इनके 3 रिएक्शन होते हैं, जिसमें 2 पॉपुलर होते हैं आपके, हाइड्रोजनेशन का और पॉलीमराइजेशन का। और जो ईस्टर पर लिंकेजेज होते हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, उसके अंदर हाइड्रोजन सस्ती होती है, यद्यपि उसका एसिड वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है। सबसे अच्छा इसमें जो एप्लीकेशन होता है वो स्टरगम का होता है, लेकिन मैलिक रोजिन भी और पेंटा ईस्टर भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल इसमें होता है आपका। इसकी प्रॉपर्टी में देखिए, इसके एप्लीकेशन में देखिए, रोजिन हमने आपको बताया अगर लो एसिड वैल्यू का आप ईस्टर्स लेते हैं तो उसको आप नॉन पोलर रेजिन के साथ आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप हाई एसिड वैल्यू का लेते हैं तो वो आपका पोलर रेजिन के साथ आपके कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोसेल वगैरह बताए। तो इस प्रकार वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप इसके बना सकते हैं जस्ट बाय वेयरिंग द परसेंटेज ऑफ एस्टरिफिकेशन एंड द टाइप ऑफ एस्टर्स, टाइप ऑफ एल्कोहल्स यू सेलेक्ट हियर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, ये टेकिफायर का भी काम करता है। टेकिफायर मतलब टेकीनेस, टेकीनेस आप समझ रहे हैं, जैसे कि क्विक फिक्स वगैरह देखा, जैसे ही आप लगाते हैं तो उसके अंदर एक टेकीनेस सी रहती है, चपचपाहट को कहते हैं। इन पेंट इट इज यूज्ड इन पेंट, प्रिंटिंग इंक्स, वार्निशेज एंड लेकर्स। इसका इस्तेमाल साइन ग्लास को बढ़ाने के लिए और हार्डनेस को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ एडिशन इंप्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि एक टेकीफायर है, टेकीनेस होती है तो थोड़ी पोलरिटी रहती है, पोलरिटी की वजह से इसका एडिशन अच्छा हो जाता है। बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर स्टिकीनेस, रोजिन ईस्टर्स आर वाइडली यूज एज टेकीफायर इन वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। सीलेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्ड मेल्ट और प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडहेसिव में इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है रोजिन का, जैसे ये आपके शू एडहेसिव वगैरह जो बनाए जाते हैं, शू एडहेसिव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोजिन एंड ईस्टर्स आर यूज्ड इन सर्टेन फूड एंड बेवरेजेज, जैसे चिविंग गम वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक में इसका इस्तेमाल करते हैं, रबर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब जगह पर रोजिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या रोजिन ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं। दे फंक्शन एज टेकीफायर्स, एडिशन प्रोमोटर्स, इमल्सिफायर, डिस्पर्सेंट एजेंट, परफॉर्मेंस मॉडिफायर्स और एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फॉलिंग एजेंट। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत होती है। एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पाइन के पेड़ से ही जो आपका टर्पेंटाइन अल्तारपिन का तेल निकलता है, उसको कहते हैं, अगर हम लोग चारपाई वगैरह में डाल देते तो उसमें जो खटमल होते हैं, खटमल मर जाते हैं, तो वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये भी इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी होती है। दे आर आल्सो यूज्ड इन पेपर एंड कॉस्मेटिक्स एंड सोप इंडस्ट्री, ठीक है। पेपर वगैरह में, पेपर के साइजिंग में, पेपर में थोड़ा सा हार्डनेस और टफनेस बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड एज सोल्डरिंग फ्लक्स। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोल्डरिंग वगैरह की जाती है तो एक पाउडरी मटेरियल होता है, उसमें उस सोल्डर को डिप करने के बाद से और तब जाके जो फायर होती है, जहाँ पर लो निकलती है, वहाँ पर उसको ले जाते हैं। तो ये उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा देता है, ये फ्लक्स का काम करता है। रोजिन इज हाईली
फ्लेमेबल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इट्स हाईली फ्लेमेबल मटेरियल। और ये क्योंकि सब हाइड्रोकार्बन से बहुत तेजी से आग पड़ता है, तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोगों को सोच समझ के जब भी कुकिंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रोजिन।